नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी आज पढ़ने वाले हैं इस सैटरडे वाली क्लास जो हमारी वीक टू वीक चल रही है। बहुत ही जबरदस्त क्लास चल रही है दोस्तों। तो इस जबरदस्त क्लास के अंदर आप सभी पढ़ने वाले हैं आज रासायनिक अभिक्रिया के भाग। कौन कौन से भाग है हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने ये पढ़ा कि भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का तरीका जो है वो अभी तक आपने सीखा। बिल्कुल दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज की जो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास और इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं हम। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक लंबा इंतजार रहता है, पर लंबे इंतजार के बाद जो सार्थक फल मिलता है वो बेहतरीन होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। बिल्कुल दोस्तों, तो आज की जो समय है, आज का जो समय है वो बहुत ही मुश्किल है, पर याद रहे आज आप जिन मुश्किलों से गुजर रहे हैं कल आपका बेहतर होगा। तो आज मुश्किल है तो कल हमारा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? उम्मीद। लगातार मेहनत करते जाना, विफलताएं मिलती रहेगी। संघर्ष करते समय बहुत सारी बाधाएं आती है, विचलित करती है, परंतु आप अपनी उम्मीद मत छोड़ना। बस यही उम्मीद आपको आपकी मंजिल तक ले जाने का कार्य करेगी। बिल्कुल ठीक दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रासायनिक अभिक्रिया के भाग, और आपका जो अध्याय है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको हम पढ़ने वाले। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये आपने पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपने देखा कि ये जो तीर का निशान होता है जो ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में चल रही है। तीर का निशान जो है वो ये बताने की कोशिश करता है कि अभिक्रिया किस दिशा में चलती है, और इसी तीर के निशान का बायां भाग जो होता है उसे कहा जाता है अभिकारक। उसे कहा जाएगा अभिकारक या क्रियाकारक या रिएक्टेंट। उसी प्रकार जो तीर का दायां भाग होता है उसे कहा जाता है उत्पाद। तो आपने देखा रासायनिक समीकरण के अंदर कि कुछ पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, एक नई चीज वहां पर बनाने की कोशिश, मतलब दो पदार्थ का मिलना और कुछ नया बनाना, ये आपने यहां पर देखा। तो यही चीजें अब अभिक्रियाओं के जब भाग होंगे तब आपको पता चलेगा, परंतु उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानना बहुत जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया को लिखें तो हमें भौतिक अवस्था की जानकारी होनी चाहिए, और वह भौतिक अवस्था हमें लिखनी भी चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी आप लिख रहे हैं भौतिक अवस्था की जानकारी। अब आप कहोगे सर भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था का मतलब ये होता है, भौतिक अवस्था का मतलब ये होता है जैसे अगर कोई ठोस है तो ठोस को अंग्रेजी में कहा जाता है सॉलिड। तो यहां पर ठोस को सॉलिड अंग्रेजी में कहा जाता है, इसीलिए उसको एस से लिखाया जाता है। तो यहां पर हमने लिखा एस। तो जब भी कोई आप पदार्थ लेंगे, वह पदार्थ अगर ठोस है तो आप उसको किससे लिखेंगे? एस से लिखेंगे। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहां पर द्रव की, तो द्रव को लिखा जाएगा एल से, और एल का मतलब होता है लिक्विड। एल का मतलब क्या होता है? लिक्विड, अर्थात द्रव या तरल जिसको हम कहेंगे। तो सबसे पहले ठोस को बताया मैंने आपको एस से लिखेंगे, द्रव को हम लिक्विड एल से लिखेंगे। उसी प्रकार अगर मैं गैस की बात कर रहा हूं तो हम उसको जी से लिखेंगे। तो गैस को जी से लिखेंगे। तो ये ध्यान रखें कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय ये बात बहुत ही जरूरी होती है कि ठोस यदि है तो उसको हम एस से, द्रव है तो एल से, गैस है तो जी से। तो ये भौतिक अवस्थाएं याद रखना बहुत बहुत जरूरी होता है। उसके साथ ही अगर हमारे पास किसी प्रकार का जलीय विलयन है, अगर हमारे पास किसी प्रकार का जलीय विलयन है तो उस जलीय विलयन को लिखा जाएगा AQ से। किससे लिखा जाएगा? AQ से। तो
तो किसी भी प्रकार का विलयन अगर है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को लिखा जाएगा AQ से। बिल्कुल ठीक। तो यहां पर ये सारी चीजें लिखी और एक छोटा सा एग्जाम्पल जो इन सारी चीजों को प्रूफ कर देगा, जैसे कार्बन है, और इस कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने का काम कर दिया और ये बन गया CO2। बिल्कुल ठीक। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन जो है वो ठोस था, ठोस है तो इसको क्या लिखा, S, सॉलिड फॉर्म में लिखा। अब ये ऑक्सीजन जो है वो गैस है, तो गैस को क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये भी G रहेगा। तो इस प्रकार से हमें रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी किसकी होनी चाहिए, भौतिक अवस्था, अर्थात हमें उसका फिजिकल स्टेट जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो फिजिकल स्टेट्स की हमें जानकारी होनी चाहिए, भौतिक अवस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को आप लिख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहां पर तापमान का क्या उपयोग रहेगा। तापमान, तो तापमान का क्या उपयोग रहेगा, तो ये जो ताप होता है, अगर किसी समीकरण को गर्म किया जा रहा है, ऊष्मा दी जा रही है, तो ऊष्मा दी जा रही है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से। डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा होता है ताप, अर्थात किसी रासायनिक समीकरण को ऊष्मा दे रहे हैं, किसी रासायनिक समीकरण को ऊष्मा दे रहे हैं और ऊष्मा देने को हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा से। तो ये हुई पहली बात। तो ये ताप अर्थात ऊष्मा, डेल्टा, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करता हूं, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा, इसको ऊष्मा दी जा रही है। तो ऊष्मा देने के लिए ऊष्मा न लिखकर एक छोटा सा गणित के अंदर आप पढ़कर आए हैं त्रिभुज, और त्रिभुज जब आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर विज्ञान के अंदर यही त्रिभुज, यही 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, 3 कोणों वाला त्रिभुज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये डेल्टा, यहाँ पर इस बात का साइन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो यहां पर बाहर निकल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2। तो इसका मतलब है कि ये डेल्टा जो है ये आपको बताएगा कि समीकरण के अंदर जिस समीकरण को हमने लिखा है, इस समीकरण को गर्म किया जा रहा है, इस पदार्थ को, कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ को गर्म किया जा रहा है, ये यहां पर बताया गया। तो बिल्कुल ठीक। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई बात यहां पर। तो ये हमने यहां पर लिखा ताप, ऊष्मा, ये सारी चीजें। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऊष्मा जो है वह बाहर निकल रही है, ऊष्मा यदि बाहर निकल रही है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना, बाहर निकलना, तो ऊष्मा का बाहर निकलना अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होना, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एरो का निशान जाएगा ऊपर की ओर। यदि एरो ऊपर की ओर है, यदि एरो मतलब है तीर का निशान, ऊपर की ओर अगर आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है, ऊष्मा का बाहर निकलना। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक पात्र था, उस पात्र के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया या H2SO4, जिसको कहा गया अम्लों का राजा। तो ये हमने यहां पर H2SO4 लिया एक पात्र में, और उसी पात्र में, जिस पात्र में आपने अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है उसके अंदर आपने यहां पर जिंक का यूज कर लिया, Zn जिंक, जिसको जस्ता भी कहा जाता है। तो जैसे ही आप जिंक का यूज करेंगे तो यहां पर बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में जो गैस का उत्सर्जन होगा
उस गैस को कहा जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ये ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का उत्सर्जन होना, जैसा कि मैंने कहा कि पात्र के अंदर जैसे ही जिंक डालोगे क्रिया होगी, जिंक और H2SO4 में क्रिया होगी तो पात्र गर्म हो जाएगा। और पात्र यदि गर्म हो जाएगा इसका मतलब यह है कि वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हुई, पर कुछ ही समय बाद वह ऊष्मा बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब है ऊष्मा का उत्सर्जन हो गया, ऊष्मा का उत्सर्जन हो गया। तो ये ऊष्मा का उत्सर्जन होना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरो यदि ऊपर जा रहा है तो ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। और अगर एरो नीचे की ओर जा रहा है, एरो यदि नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि हम उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे कि वहां पर कोई पदार्थ अघुलनशील रह गया या किसी अवक्षेप का निर्माण हुआ, तो उस समय एरो जो है वो नीचे की ओर जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये कुछ टर्म्स होती है जिसको आपको याद रखना चाहिए, जिसको आपको समझना चाहिए। उसी प्रकार दाब का भी होता है। तो यहां पर एरो के ऊपर अगर ATM लिखा हुआ है यहां पर, तो आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर दाब, तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जितना हमारे पाठ्यक्रम में है उस अकॉर्डिंग आपको बताया गया कि कुछ कुछ चीजें रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। इन बातों से हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या बदलाव आ रहा है, कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और उसके साथ क्या पदार्थ बना, क्या नहीं बना, ये सारी चीजें जो है ये हमें पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अब हम हमारी फटाफट से वो रोज वाली क्लास। और बता दूं कि आज रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, साथ ही हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, साथ ही हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये वो सारी अभिक्रियाएं हैं जिनको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये प्रकार है, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार है, जैसे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, ये सारी अभिक्रियाएं जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं। परंतु यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं जिसको हम पढ़ने वाले हैं संयोजन वियोजन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो इस टॉपिक से बनता है, जरूर बनता है दोस्तों। तो फटाफट से जुड़ते जाइए, जोड़ते जाइए और हमारे साथ संयोजन अभिक्रिया को पक्का समझ के जाना है, वियोजन को पक्का समझ कर जाना है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में आते हैं। और जब हमें लिखना होता है तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सारी जानकारी जो है वो देने वाला हूं। बिल्कुल ठीक। तो शुरू करता हूं मैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मैं किसी एक जगह पर गया, वहां पर मेरी मुलाकात जो है वो किसी एक विद्यार्थी से हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित हुआ उससे, बातचीत की, इतना बढ़िया लगा उससे कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया और पक्का मित्र बन गया वो मेरा। क्योंकि मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। इसका मतलब उसने प्रभावित किया मुझे अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से। तो मुझे प्रभावित हुआ कि इतना अच्छा विद्यार्थी, अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया, ये इससे तो दोस्ती करनी चाहिए। तो जिस प्रकार आप बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो आप भी एक सच्चे मित्र हो। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप में जुनून है, आप में जोश है, और ये जोश, जुनून और ये जो उत्साह है ना, ये आपको आगे तक लेकर जाएगा, आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। तो ये जुनून बरकरार रहना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार ए यहां पर मैं हूं और बी वो दूसरा साथी है, और जब दोनों की मुलाकात हो गई तो इसका मतलब है कि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी, अब ये दोनों मिलकर बन चुके हैं ए बी। क्या बन चुके हैं? ए बी। तो इसका मतलब है ए और बी का मिलकर ए बी बन जाना। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि वह दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। दो पदार्थ का मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करना, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जुड़ रहे हैं। पहले ए अलग था, बी अलग था, ए और बी दोनों मिल गए,
ए और बी दोनों मिल गए, इसका मतलब है बन चुका है ए बी। क्या बन चुका है? ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल, ये जो कक्षा है इसके अंदर 10वीं के सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, 9th के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेस मजबूत हो जाएगा। बेसिक से करवाया जा रहा है, सारी छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है, तो सभी राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो टॉपिक है वो टॉपिक सभी में कॉमन टॉपिक है। चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, वो विद्यार्थी पढ़ सकता है, क्लास को एंजॉय कर सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है केमिकल रिएक्शंस का वो आगे काम आने वाला है। ये आपका बेस बनने जा रहा है, तो आप अपने बेस को बनाएं, मजबूत करें, अपने आधार को इतना मजबूत कर दीजिए कि इस पर जो भवन बनेगा ना, वो भवन बहुत बहुमंजिला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ए और बी, ए और ये बी दोनों अलग अलग थे, और अब हम दोनों की दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती होकर बन चुका है ए बी। इसका मतलब है ए प्लस बी मिलकर बन रहा है ए बी। इसका मतलब है इस प्रकार की अभिक्रिया जहां पर जुड़ने का काम होता है उसे कहा जाता है संयोजन, उसे कहा जाता है संयोजन। और कुछ विद्यार्थी या कुछ किताबों में इसको योगात्मक भी नाम दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको योगात्मक भी कह सकते हो, योगशील भी कह सकते हो। योगात्मक, योगशील संयोजन अभिक्रिया, या फिर इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन कह सकते हो इसको, क्योंकि ऐड हो रहा है। इसको कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर दो चीजें जुड़ रही है, तो इसको कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। मतलब एक ही रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के कितने सारे तरीके जो है वो आपको बता दिए गए। ठीक उसी प्रकार से यहां पर ये एक्स और वाई बहुत ही घनिष्ठ मित्र, ये राम और श्याम की जो जोड़ी है एक्स और वाई, बिल्कुल दोस्तों किसी वजह से बिछड़ गए, किसी मेले में दोनों अलग अलग हो गए, अर्थात राम अलग श्याम अलग। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की दोस्ती जो है वो शायद अब टूट चुकी है, दोनों किसी मेले में बिछड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y, ये x और y जो है ये पहले एक था, पर अब ये x जो है वो अलग हो गया और ये y जो है वो अलग हो गया। तो पहले एक था फिर अलग हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है वियोजन, या जिसको कहा जाएगा अपघटन। तो वियोजन कह दीजिए, अपघटन कह दीजिए, या आप ये भी कह सकते हो डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन भी इसको बोला जा सकता है। तो संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो हमने पढ़ी। तो बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई है। वियोजन, अपघटन जिसको डीकंपोजिशन बोलते हैं, संयोजन, योगात्मक, योगशील, एडिशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी जो है वो संयोजन अभिक्रिया की है। अब हम एक एक को पकड़ पकड़ कर उससे पूछताछ करने वाले हैं और उसके बारे में सारी रहस्यों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत होगी संयोजन अभिक्रिया से। यह शुरुआत जो है बिगुल बच चुका है, और ये ज्ञान का बिगुल जो है वो अब अस्त्र और शस्त्र जो होंगे वो ज्ञान के रहेंगे, शब्दों के रहेंगे, उन्हीं से हम लड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर रणभूमि में पहला टॉपिक आपका रह गया संयोजन अभिक्रिया, जिसका बेस आपको पता चल गया कि संयोजन क्या होता है। तो सबसे पहला काम, हमें संयोजन का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। हमें संयोजन का शाब्दिक अर्थ जो है वह पता, शाब्दिक का मतलब होता है शब्द का अर्थ, संयोजन का या संयोजन शब्द का अर्थ। तो संयोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, संयोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संयोजन शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर जुड़ना। संयोजन शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। पहली चीज क्लियर हो गई। संयोजन अभिक्रिया अर्थात संयोजन जो है, संयोजन, ध्यान देना यहाँ पर, संयोजन का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थात शब्दों का अर्थ, शब्द का अर्थ, और शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, टू ऐड। इसका मतलब है जुड़ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन, परिभाषा जो है बनने जा रही है वो यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये लिखा हमने, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो
यहाँ पर लिखा दो या दो से अधिक, मतलब दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये भी लिख सकते हो, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, या आप ये लिख सकते हैं एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, तो ये तो हो गई एक बात कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे। संयोजन के सारे नाम आपको बता दिए। संयोजन के दूसरे नाम है योगात्मक। संयोजन का एक और नाम योगशील अभिक्रिया, याद रहे। एडिशन रिएक्शन भी उसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम हमें पता होना चाहिए। ये है इसकी डेफिनेशन, जिसको बोला गया है परिभाषा। तो सबसे पहला काम जो रहेगा वो रहेगा कि संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संयोजन का जो शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, टू ऐड, बिल्कुल ठीक। टू ऐड जो है उसको यहां पर कहा गया है जुड़ना। ये जुड़ना किस शब्द का अर्थ है? संयोजन का अगर संधि विच्छेद भी करते हैं तो इस प्रकार होता है सम प्लस योजन, तो बन चुका है संयोजन। सम प्लस योजन, संयोजन और संयोजन का अर्थ है जुड़ना, ऐड होना, ठीक। तो यहां पर ऐड होना, ये क्लियर हो गई सारी बातें। परिभाषा क्या है बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। याद रहे 2 पदार्थ मिलेंगे तो यौगिक एक ही बनेगा, उत्पाद एक ही बनेगा, 2 नहीं बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे, उत्पाद केवल एक बनेगा, एक नए यौगिक का निर्माण होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हमने कहा कि संयोजन अभिक्रिया जो है वह क्या होती है, किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपली बता दिया कि 2 पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पर A और यहां पर मैं लिख देता हूं B, और ये A और B मिलकर बना रहे हैं साथियों AB। तो ये AB, अब देखो ये 2 है पर यहां पर एक ही बन रहा है, यहां पर एक ही बन रहा है। ये क्लियर हो गई सारी चीजें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सपोज कीजिए A, B और C ये तीनों मिलकर जो है वो बना रहे हैं ABC। ऐसा भी हो सकता है, मतलब A, B और C यहां पर 3 पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसे क्या बोलेंगे। यहां पर देखो यौगिक एक ही बन रहा है, उत्पाद एक ही बन रहा है, और जब उत्पाद या यौगिक एक ही बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये एक और भाग। अब इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि यहां लिखा A और यहां लिखा BC, ये भी अगर बन गया ABC। इसका मतलब बस ये ध्यान रखना यहां पर यौगिक या उत्पाद जो है वो एक ही होना चाहिए, यहां 2 टर्म नहीं आनी चाहिए, यहां पर केवल और केवल एक ही टर्म आनी चाहिए। इसका मतलब होगा वह अभिक्रिया जो है वो जिस प्रकार की अभिक्रिया है वह अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, या जिसको हम कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया, या जिसको कहेंगे योगशील अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। ये रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार। बात करना चाहूंगा अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स पे, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल। सबसे पहले बात करूंगा, सबसे पहले बिल्कुल संयोजन को संयुग्मन भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया भी उसे कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बात करते हैं आगे। जैसे उदाहरण के लिए ये लिखा मैंने 2H2 प्लस O2 मिलकर बन गया है 2H2O। तो यहां पर ये आपने देखा, क्या देखा, 2H2 प्लस O2 और मिलकर बन गया है 2H2O। इसका मतलब है ऑक्सीजन गैस का दुगुना है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस की 2 गुनी है
दो गुनी है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, और मिलकर बना रहे हैं जल। तो ये जल के निर्माण की प्रक्रिया, तो आप देख रहे हैं कि दो पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, दो पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब है ये लिखा हमने 2H2, ये हमने लिखा O2, और यहां बन रहा है 2H2O। देखो यौगिक तो एक ही बन रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन गैस ये 2 है और हाइड्रोजन के यहां पर 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डबल है। तो कौन सी गैस दुगुनी होती है, तो याद रहे हाइड्रोजन जो है वह दुगुनी है। क्लियर हो गई सारी बातें। 2H2 प्लस O2 और बन चुका है 2H2O। बिल्कुल क्लियर है। इस प्रकार ये जल का निर्माण। आगे बात करूं मैं, पहली रिएक्शंस क्लियर हो गई। दूसरी बात करता है, दूसरी अभिक्रिया जिसको लिखा गया है कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का दहन, दहन मतलब होता है जलाना, और कोयला जो है, कोयला मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बन की मात्रा है, जिसमें कार्बन की मात्रा है। कोयला जिसमें किसकी मात्रा है, कार्बन की मात्रा है। और आपको पता है कोयले 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ये कोयले के 4 प्रकार। और आपको बता दिया गया कि कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, और कार्बन की मात्रा के आधार पर ही, कार्बन की मात्रा के आधार पर ही कोयले के 4 प्रकार जो है वो तय हो चुके हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि हमने कहा ये कोयला जिसमें कार्बन होता है और इस कार्बन का किया जा रहा है दहन, अर्थात कोयले का दहन। तो कोयले का यदि मैं दहन का मतलब होता है जलाना, और आपको पता है कि जलाने के लिए जिस गैस का उपयोग होता है वह गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस। तो जलाने के लिए जिस गैस का उपयोग होता है वह ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि यहां पर कोयले को सी से लिखा क्योंकि कार्बन होता है, और दहन का मतलब होता है जलाना, और जलाने के लिए जिस गैस का उपयोग हुआ CO2। इसका मतलब है यहां पर भी उत्पाद एक ही बन रहा है। तो इसका मतलब है कि संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो चुकी है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। दूसरा नंबर क्लियर हो गया। तीसरा नंबर जिसको हम कहेंगे CaO प्लस H2O। थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है आपके लिए। तो सभी विद्यार्थियों का ध्यान अब इस प्रश्न की ओर होना चाहिए, और यह है हमें कैसे पता चलेगा इसमें कार्बन है, क्योंकि कोयला जो है उसमें कार्बन होता है, और कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर उसके 4 प्रकार होते हैं। जिसमें कार्बन सबसे कम होता है उसको कहा जाता है पीट कोयला, तो वो कोयले का एक प्रकार है पीट। जिसमें कार्बन ज्यादा है उसको कहा जाता है लिग्नाइट। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पीट है या लिग्नाइट है। पीट सबसे ज्यादा धुआं देगा, लिग्नाइट थोड़ा कम देगा, बिटुमिनस उससे कम देगा, और एंथ्रेसाइट धुआं ही नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर उस कोयले की क्वालिटी पता चल गई कि कौन धुआं दे रहा है और कौन धुआं नहीं दे रहा है। तो उस प्रकार हम बता सकते हैं, उस प्रकार जो है वो हम बता सकते हैं। तो ये कोयले का दहन आपको बताया, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आता है कि कोयले की दहन की रासायनिक समीकरण लिखिए, कोयले की दहन की रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रश्न ये बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ध्यान देना, अगली जो मैं बात करने वाला था एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया कर रहा है तो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, बन रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस पर थोड़ा ध्यान देना। कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि अभी तक इस CaO जिसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसने पानी के साथ रिएक्शंस नहीं की, इसीलिए हमने उसको कहा कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaO हमने लिखा, जिसको क्या बोल रहा हूं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये बिना बुझा हुआ चूना जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बिना बुझा हुआ चूना, तो ये बिना बुझा हुआ चूना। H2O जिसको हमने कहा जल, तो यहां पर ये लिखा जल, H2O क्या हो गया, जल, और यहां पर ये बन रहा है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, और इसी का उपयोग होता है सफेदी के लिए। तो ये देखो
बिना बुझा हुआ चूना CaO, पानी जैसे ही इसमें डाला तो इसको हमने कहा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है कि इस प्रकार पानी से मिलाने के बाद इसका जो उपयोग होता है वह होता है सफ़ेदी के लिए। इसका उपयोग जो है वह कहाँ होगा? सफ़ेदी के लिए। सफ़ेदी करते हैं ना, तो सफ़ेदी के लिए इसी का उपयोग होता है। क्लियर हो गई सारी बातें? प्रश्न बनता है सफ़ेदी के लिए जिस पदार्थ का उपयोग होता है वह क्या है? वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको बोला गया बुझा हुआ चूना। जैसे ही आप यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोला गया, वापस बता रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा हुआ चूना जिसको कहा जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? जल के साथ। H2O यहां पर है, बिल्कुल ठीक, H2O। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने कहा CaO प्लस H2O और यहां मैं लिख रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका उपयोग बुझा हुआ चूने का उपयोग सफ़ेदी के लिए करते हैं हम, वह सफ़ेदी के लिए जिस पदार्थ का उपयोग होता है उसका नाम पता चल गया आपको। अब क्या होगा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिस पदार्थ का उपयोग आपने सफ़ेदी के लिए किया था, वह जब पुताई कर ली जाती है, आपने पुताई कर ली, तो पुताई करने के बाद वायुमंडल में CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है, भले थोड़ी हो क्योंकि CO2 की मात्रा वायुमंडल में 0.03 मतलब 1% से भी कम है, पर याद रहे कि CO2 की मात्रा कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। CO2 इस बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करेगा और निर्माण कर देगा कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का निर्माण करेगा और साथ में यहां पर बनेगा H2O। तो ये CaCO3 और ये जल जो है वो बाहर निकल जाएगा, और जब ये पानी बाहर निकल जाएगा तो पानी को अवशोषित कर लिया जाएगा सूर्य के प्रकाश की किरणों के द्वारा। इसी पानी को अवशोषित कर लिया जाएगा। इसका मतलब है पानी अवशोषित हो गया, सूर्य के प्रकाश की किरणों ने, तेज गर्मी ने इस पानी को अवशोषित कर लिया, सोख लिया, और पीछे जो परत बन गई, पीछे दीवार पर जो परत बन गई, जिस दीवार पर पुताई की गई, वह पुताई करने वाली दीवार जिस पर वो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट की परत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह साबित हो सकता है। तो नोट करके रखें जरूर, प्रत्येक विद्यार्थी इस प्रश्न को नोट करें क्योंकि इसमें से जरूर प्रश्न बनता है, जरूर। अब देखिए, जैसा मैंने कहा आपको, संयोजन अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे। मैंने NH3 लिया, अमोनिया, और HCl के साथ क्रिया करवा रहा हूं। अब ये H जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। अरे 3 तो थे ही हमारे घर में, एक और आ गया हमारे परिवार में, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो यहां मैंने लिखा NH4Cl। क्या लिखा? NH4Cl। भाई 3 H तो थे ही, एक और आ गया, तो 3 और ये एक और ऐड हो गया, तो उसको हमने लिख दिया 4, और ये Cl। हमें ये देखना है कि यहां पर उत्पाद एक ही बन रहा है क्या? यहां पर उत्पाद एक ही बन रहा है क्या? बिल्कुल एक ही बन रहा है, एक ही उत्पाद यहां पर बन रहा है। इसका मतलब है यह अभिक्रिया जो है वह संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया को पहचान सकते हो ना कि संयोजन अर्थात जुड़ना, और जुड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, वो निकल के आ रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक समीकरण दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न जरूर नोट करें, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक के आधार पर बता रहा हूं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताएं। उदाहरण सहित मतलब एग्जाम्पल के साथ बताएं, आपको विथ एग्जाम्पल इसका एक्सप्लेनेशन देना है, तो उदाहरण के साथ इसको समझाइए। ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, एक सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो आपने पढ़ा वो है
कोयले के दहन की समीकरण लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। कितने नंबर का प्रश्न? 1 नंबर का। तो कोयले के दहन की समीकरण लिखिए। तो बहुत ही सिंपल, C+O2 और बन चुका है CO2। तो ये 1 मार्क्स मतलब 1 अंक का ये भी प्रश्न बन सकता है। उसके अलावा सफ़ेदी के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? सफ़ेदी के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है और उसकी रासायनिक समीकरण लिखें। किस पदार्थ का, सफ़ेदी के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है और उसकी रासायनिक समीकरण लिखें। तो सफ़ेदी के लिए किस पदार्थ का उपयोग होगा ये बताना है आपको, और साथ ही आपको इसकी रासायनिक समीकरण भी देनी है। ठीक, तो ये इस संयोजन अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये तीनों प्रश्न हर एक विद्यार्थी को आना चाहिए। अब संयोजन का नाम बदलकर प्रश्न पूछ लिया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये न पूछते हुए अगर ये पूछ लिया जाए संयुग्मन किसे कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, संयुग्मन लिखो संयोजन लिखो। अगर ये भी नहीं पूछा, योगात्मक पूछ लिया, क्या फर्क पड़ा? योगात्मक पूछ लिया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, योगशील पूछ लिया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो प्रश्न के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ये आप सभी नोट करें और इन सभी का उत्तर बखूबी देने का कोशिश करें। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर अगला भाग, और ये जो अगला भाग है जिस पर हम बात करने वाले हैं वह है वियोजन अभिक्रिया। अरे वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हम जिस पर बात करने वाले वो है वियोजन। बहुत अच्छा प्रश्न इस पर बनता है और अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो वियोजन अभिक्रिया जिसका दूसरा नाम है, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया, अंग्रेजी में कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये अपघटन अभिक्रिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वियोजन अभिक्रिया। तो ये वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है इस पर हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों थकिए मत, अभी तक चलना है, मंजिल बहुत दूर है, मंजिल की ओर बढ़ना है। तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए, एकाग्रचित होकर पढ़ें, और इस प्रकार के माहौल में जब पढ़ोगे तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा और सारी चीज़ें बिल्कुल 1 बाय 1 क्लियर होती जाएगी। तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। तो इसी संघर्ष के बलबूते आगे हम जब बढ़ेंगे तो मंजिल भी मिलेगी, और जब मंजिल मिलेगी तो उसका स्वाद बहुत ही अलग होगा, वो जो खुशी होगी वो बहुत अलग होगी। तो मेहनत कीजिए, अभी चलना है, सफ़र रुका नहीं है, थको मत, अभी थको मत, अभी हमें चलते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें चलते जाना है। जैसा कि मैंने आपको कहा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जो है ये क्या होती है, इसका दूसरा नाम बताया आपको अपघटन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला काम होता है वियोजन का शाब्दिक अर्थ। साथियों वियोजन का शाब्दिक अर्थ, अब वियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं? तो वियोजन अर्थात अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, उसका शाब्दिक अर्थ। तो वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर टूटना। टूटना मतलब ब्रेक हो जाना, ब्रेक हो जाना, या जिसको हम क्या बोलते हैं, टूटना। तो वियोजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वियोजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है टूटना। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर टूटना जो है वियोजन का शाब्दिक अर्थ, टूटना, तो बिल्कुल क्लियर है, इसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब बात करूँगा इसकी परिभाषा की कि वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी, क्या डेफिनेशन यहाँ पर बनने वाली है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनेगी, इस पर बात करने वाले हैं। तो वियोजन अभिक्रिया की जो डेफिनेशन बनेगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का या उत्पाद का 2 या 2 से अधिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का, किसका, यौगिक का 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सरल भागों में
दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाना। तो दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाना या विभाजित हो जाना। तो ये विभाजित हो जाना, जैसा कि मैंने कहा, तो ये एक बात हो गई। यहाँ पर विभाजित होना कहो, टूट जाना कह दो, एक ही बात है। और इसे कहा जाएगा वियोजन अभिक्रिया। तो ये हमने यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया की बात की कि वियोजन अभिक्रिया जो है वह किसे कहते हैं, क्या होती है। तो वियोजन अर्थात अपघटन, डीकम्पोजिशन जिसको कहते हैं। कोई यौगिक है, वह यौगिक टूट रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि कोई बहुत अच्छा दोस्त है। अब दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो दोनों दोस्त जो है बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। अब आप बताएं कि दोनों मित्रों की किसकी नज़र लग गई कि दोनों दोस्त टूट गए, दोनों अलग अलग हो गए। ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा तीसरा पर्सन आ गया, या ऐसा क्या इन दोनों के बीच में भूचाल आ गया कि सालों से चली आ रही दोस्ती को एक पल में समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया? ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा क्या हो गया आप सोचिए। यहाँ पर तो वियोजन अभिक्रिया, हमें ब्रेक करना है, किसी यौगिक को ब्रेक करना है। तो यौगिक को ब्रेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ऐसा क्या हुआ। तो कुछ तो हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हमें दोस्ती को तोड़ना है, इसका मतलब है कोई ना कोई तीसरा कंपाउंड आया होगा, अब यहाँ पर बहुत मजेदार चीज है। जैसा कि मैंने कहा, दो घनिष्ठ दोस्त, बहुत पुरानी, वर्षों पुरानी दोस्ती, और उस वर्षों पुरानी दोस्ती को पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे किसकी नजर लग गई इस दोस्ती को कि दोस्ती हमारी टूट गई। तो यहाँ पर हमने कहा कि किसी न किसी की नजर लगी है। अब वो किसकी लगी? तो इसका मतलब है कि यदि किसी यौगिक को तोड़ना है तो हमें ताप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें विद्युत धारा का उपयोग करना पड़ेगा, हमें सूर्य की प्रकाश का उपयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि टूटने के लिए टूटना अर्थात वियोजन, अपघटित हो जाना या अपघटन हो जाना, ये भी अर्थ यही है टूटना, डिकम्पोज, बिल्कुल टूटना। तो ये सारी चीजें जो है टूटना, तोड़ना, ये सब कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। और जैसा कि एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, ये मैंने लिखा x और y, न जाने इन x और y, राम और श्याम, न जाने राम और श्याम की ये जोड़ी जो है ये कैसे अलग हो गई। कोई बात नहीं, ये राम अपने रास्ते चला और ये श्याम अपने रास्ते चला। इसका मतलब क्या हो गया कि x अलग और y अलग। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब विषय आता है कि इनको अलग किया किसने। तो यहाँ पर तीन अलग अलग कारक हो सकते हैं जो इन राम और श्याम की जोड़ी को तोड़ सकते हैं। राम और श्याम की जोड़ी को तोड़ने के लिए तीन हो सकते हैं घटक। पहला घटक हो सकता है ताप। ये ताप जो होता है जिसको हम कहते हैं ऊष्मा। तो पहला घटक हो गया ऊष्मा, या जिसको बोलेंगे ताप, या जिसको आप कह सकते हो डेल्टा। एक ही बात है, डेल्टा से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डेल्टा का मतलब यही होता है ऊष्मा या ताप। बिल्कुल ठीक। तो डेल्टा का मतलब मैंने आपको बता दिया। बात करूंगा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने कहा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश जिसको हमने कहा सनलाइट, ये सूर्य का प्रकाश है जिसको क्या बोला, सनलाइट। तो ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, सनलाइट। तीसरा होता है विद्युत धारा। यह विद्युत धारा जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विद्युत धारा यहाँ पर जिसकी हम क्या कर रहे हैं बात, तो विद्युत धारा भी जो है वह यहाँ पर यौगिक को तोड़ सकती है, यौगिकों के टुकड़े कर सकती है। तो यौगिकों को तोड़ने के लिए, यौगिकों के टुकड़े के लिए विद्युत धारा का उपयोग भी होता है। तो साथियों, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के तीन प्रकार माने गए। कितने प्रकार? तीन। पहला प्रकार है तापीय वियोजन अभिक्रिया। तापीय वियोजन अभिक्रिया ये पहला प्रकार।
पहला प्रकार। दूसरा प्रकार प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और तीसरा प्रकार वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया या वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो यह वियोजन के 3 प्रकार आपके सामने हैं। यदि तापीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, यदि किसी यौगिक को ऊष्मा देने पर वह यौगिक अगर विघटित हो जाता है, टूट जाता है, उसे कहा जाएगा तापीय वियोजन अभिक्रिया। यदि किसी यौगिक को सूर्य का प्रकाश मिलता है और वह यौगिक अगर विघटित हो जाता है, उसे कहा जाएगा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, यदि किसी यौगिक में विद्युत धारा या किसी यौगिक के जलीय विलयन में या किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह विघटित हो जाएगा, वह टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसको बोलेंगे विद्युत अपघटनीय विधि। तो ये 3 प्रकार, जोड़ी को तोड़ा जा रहा है, एक्स और वाई को तोड़ा जा रहा है, ए और बी को तोड़ा जा रहा है, ए और बी को तोड़ा जा रहा है, एक्स और वाई को तोड़ा जा रहा है। प्रश्नों पर बात करना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा प्रश्नों पर। और सबसे पहला प्रश्न है तापीय वियोजन अभिक्रिया। तापीय वियोजन अभिक्रिया पे बात करना चाहूंगा। तापीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का ऊष्मा के प्रभाव से यौगिक का किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का ऊष्मा के प्रभाव से ऊष्मा या ताप 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 के प्रभाव से दो से अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाना, 2 या 2 से अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि वह पदार्थ अगर विभाजित हो रहा है, वह पदार्थ अगर टूट रहा है, तो टूटने के लिए हमने यहाँ पर जिसकी बात की वह किसकी बात की, विभाजित हो जाना। इसका मतलब कौन तोड़ रहा है, तोड़ने के लिए काम लिया गया ऊष्मा या ताप। तो ये देखिए यहाँ पर ऊष्मा या ताप, ये ऊष्मा या जो ताप है जिसकी हमने बात की, ये तापीय वियोजन है, यह तापीय वियोजन है, तापीय वियोजन। तो ये तापीय वियोजन जो है जिसके अंदर क्या हुआ, ऊष्मा दी गई, ताप का उपयोग किया गया, हीट दी गई और इफेक्ट जो था हीट का, उसी हीट के इफेक्ट से 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो गया। परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, रट्टू तोते बनने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है केवल और केवल इजी भाषा में, सरल भाषा में किस प्रकार परिभाषा को लिखा जा सकता है। तो ये तापीय वियोजन अभिक्रिया पर हमने बात कर ली। आगे इसका एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होने वाला प्रश्न। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है और यह कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, यह कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। तो जैसा कि मैंने कहा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गरम करने पर CaOCO2 बनता है। याद रहे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो देखिए आप, ये एक यौगिक था, यह एक यौगिक है और इस यौगिक का ताप या ऊष्मा, इस डेल्टा का मतलब क्या है पता है ना आपको, इस डेल्टा का मतलब होता है ताप, हीट या ऊष्मा, ताप, हीट या ऊष्मा जिसकी हमने बात की, और ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ये हुई पहली बात। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, चीज क्लियर हो गई आपके, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, यदि आप लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, ये लेड नाइट्रेट जो कि एक प्रकार का पदार्थ है, यौगिक है, और यदि आप इस लेड नाइट्रेट को ऊष्मा दे रहे हैं, तो लेड ऑक्साइड बनेगा, Pb मतलब होता है लेड और O मतलब होता है ऑक्साइड, तो बनेगा लेड ऑक्साइड, साथ में एक भूरे रंग की
NO2 गैस बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलेगी। तो ये सारी चीजें यहां पर बाहर निकल रही है जो आपको बिल्कुल इजी वे में बताई। तो ये है लेड नाइट्रेट, Pb का मतलब होता है लेड, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, पूरा नाम है लेड नाइट्रेट। गर्म करने पर बन चुका है लेड ऑक्साइड, गर्म करने पर बन चुका है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बना और साथ ही साथ NO2 भूरे रंग की गैस और ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साथियों समझने की आवश्यकता है। यहां पर ये A, B और C, ABC था और यहां पर A अलग हुआ, यहां पर B अलग हुआ और यहां पर C अलग हो गया। इसका मतलब है ऊष्मा के प्रभाव से, उसका मतलब है ताप के प्रभाव से यौगिक का टूट जाना, यौगिक का विघटित हो जाना। और ये टूट गया, देखिए आप, टूट गई दोस्ती इनकी, लेड ऑक्साइड अलग, NO2 गैस अलग, O2 अलग, ये इस प्रकार से वियोजित हो जाना, विखंडित हो जाना, उसे कहा हमने तापीय वियोजन अभिक्रिया। पहला भाग, दो एग्जाम्पल देखे आपने। पहला एग्जाम्पल देखा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना, दूसरा एग्जाम्पल देखा आपने लेड नाइट्रेट को गर्म करना। याद रहे PbO NO2 O2, याद रहे PbO NO2 O2। समीकरण को बैलेंस आप स्वयं कर लेना, बाकी बैलेंस समीकरण है। आगे बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जल्दी से प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया फटाफट से। तो ये जो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो देखो ये अभिक्रिया को, समीकरण की परिभाषा को लिखने का एक तरीका है कि परिभाषा कैसे लिखी जा रही है, एकदम सरल शब्दों में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव का मतलब है सनलाइट, तो सूर्य का प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाना। दो या दो से अधिक, साथियों दो या दो से अधिक, तो हमने लिखा दो या दो से अधिक सरल भागों में, दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाना, दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाना, उसे क्या कहा हमने? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश से डिवाइड यहां पर हो गई है। जैसे AgBr, ये मैंने लिखा AgBr पूरा नाम है इसका सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, हमने लिखा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। और ये लिखा यहाँ पर हमने सूर्य का प्रकाश, ये हमने लिखा सूर्य का प्रकाश, ये लिखा सूर्य का प्रकाश। अब ध्यान देना यहाँ पर 2Ag और Br2, 2Ag और Br2। तो इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश से Ag अलग और Br अलग, Ag और Br जो है वो बिल्कुल अलग हो गए। उसी प्रकार अगर बात करें 2AgCl और यहां पर आ जाएगा सूर्य का प्रकाश, दोस्तों सूर्य का प्रकाश, तो यहां पर ये हो गया 2Ag अलग और Cl2 अलग। अब ध्यान देना यहां पर ये सिल्वर क्लोराइड जो है, इस प्रकार के पदार्थ जो है, यौगिक का उपयोग जो है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। पूछा जाता है प्रश्न, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग होता है? याद रहे AgBr या AgCl का होता है श्याम श्वेत, मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है, जिसको श्याम ब्लैक को बोलते हैं, श्वेत वाइट को बोलते हैं। श्वेत मतलब सफेद और श्याम मतलब काला। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है, उसको हमने क्या कहा? AgCl, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग होता है। और यह अभिक्रिया कौन सी है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जिसमें Ag अलग और Cl अलग, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों टूट गए, दोनों विखंडित हो गए। बिल्कुल ठीक। और अंत में बात करना चाहूंगा विद्युत वियोजन अभिक्रिया, अर्थात किसी यौगिक के विलयन में
किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बस 2 या 2 से अधिक सरल भागों में टूट जाना। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2 या 2 से अधिक सरल भागों में टूट जाना। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने है 2H2O है, और जब आपने विद्युत धारा दी तो ये यहाँ पर आपने देखा 2H2 अलग और O2 अलग। तो ये 2H2 और O2 अलग, जबकि ये लिक्विड था और ये H2 गैस है और O2 भी क्या है, गैस है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं NaCl यहाँ पर लिखा विद्युत धारा, और यहाँ मैं लिख दूं विद्युत धारा देने पर Na अलग और Cl अलग। तो ये विद्युत धारा देने पर यहाँ पर ये Na और Cl अलग अलग हो गए। तो ये यहाँ पर हमने देखा विद्युत धारा के बारे में देखा। अंत में एक आपका डाउट रह रहा है, लेड नाइट्रेट क्लियर कर दूं। लेड नाइट्रेट PbNO3 लेड नाइट्रेट होता है। जब आप उसको गर्म करते हो तो लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस साथ में एक भूरे रंग की गैस बाहर निकलती है जो NO2 होती है, NO2, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो वहां पर बनती है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर PbO, NO2 और O2, वापस बोल रहा हूं PbO याद कर लो, NO2 और O2 ये यहां पर बनेगा। बस वियोजन अभिक्रिया है। किसके कारण वियोजित हुए, यहां पर ताप के कारण जो है वो वियोजित हो गए थे। बिल्कुल ठीक दोस्तों। तो आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा है। हम फिर मिलेंगे एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद। आप हमारा इंतजार कीजिए, हम भी आपका पूरा इंतजार करेंगे। और इसी इंतजार के बाद, क्योंकि जैसा कि कहा है हमने, जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करता है। जीत और हार जो है वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हमने मान लिया तो हार होगी, परंतु यदि ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, अगर आपने मजबूती से कह दिया कि मैं करूंगा, अगर आपने ऐसा दृढ़ संकल्प ले लिया, तो अगर आपने ठान लिया, इसका मतलब है कि वो काम आप जरूर करेंगे और आपकी जीत होगी, आपकी जय जयकार होगी। तो दोस्तों, ये जय जयकार तभी होगी जब आपको ठानना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। मैं हर शनिवार को मिलूंगा, मैं पढ़ूंगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ूंगा, मजा आएगा पढ़ने में, परंतु जो पढ़ाया गया उसका मैं पूरे सप्ताह प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा, जबरदस्त मेहनत करूंगा। क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, तभी हमें कामयाबी मिलेगी, तभी हमें मंजिल मिलेगी दोस्तों। तो ये दृढ़ संकल्प आपको आज ही लेना पड़ेगा, ऐसा प्रण आपको आज ही लेना पड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।